लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर बैक। मैं सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं, और डिफरेंट करने का रीज़न भी है, ध्रुव राठी ने एक बढ़िया सा धुरंधर का वीडियो डाला है। कुछ दिनों पहले क्या था, मैंने देखा नहीं बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मॉकटेल पे काफ़ी बातें चल रही थी इसको लेकर। आई थॉट ओके, देखते हैं, रिएक्ट करते हैं। अगर कुछ ऐसा होगा जिस पे बात करने करी जा सकती है या जिस जो बात करने लायक होगा, तो आई विल टॉक अबाउट इट, और तुम ये वीडियो देख रहे हो, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आई गेस नॉट। सो चलो ठीक है, विल स्टार्ट 3 2 1, लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो मैं एक फिल्म बनाता हूं। एक फिल्म जिसमें हमारा मेन किरदार है एक स्पाई, एक जासूस जिसे भेजा जाता है पाकिस्तान में आतंकवादियों के नेटवर्क्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। ये एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन है जिसे हम नाम दे देते हैं ऑपरेशन भवंडर। इस फिल्म में आगे आप देखते हो कि कैसे हमारा जासूस बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। ढेर सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स वो अपने बॉस और रॉ के चीफ को भेजता है। एक दिन ऐसा ही एक इंटेलिजेंस इनपुट 2018 के समय में उसे पता चलता है। वो अपने बॉस को बताता है, सर 2019 के अर्ली में कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका होने वाला है। उसके बॉस उसे बोलते हैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, समय नजदीक आ रहा होता है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं और हमारा जासूस ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो फाइनली सक्सेसफुल रहता है। एक दिन वो अपने बॉस को फोन करके कहता है, सर पता लग गया, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आर्मी ही कॉन्वॉय गुजरेगी, उसे ये आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। बॉस जासूस का धन्यवाद करते हैं और तुरंत जाकर प्रधानमंत्री के ऑफिस में ये इंफॉर्मेशन देते हैं। सीधा प्रधानमंत्री से कहते हैं 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं सर, हमें इस कॉन्वॉय को बाय रोड नहीं भेजना चाहिए, आतंकवादी हमला होने का चांस बहुत ज्यादा हाई है। यहां पर हमें प्रधानमंत्री के चेहरे की एक झलक देखने को मिलती है, सफेद दाढ़ी, और फिल्म में उन्हें नाम दिया गया है मिस्टर सुरेंद्र गोभी। हमारे जासूस और उनके बॉस को लगता है कि उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन 14 फरवरी 2019 अब फिल्म में यहां पर एक पूरा रेड स्क्रीन आ जाता है। फिल्म में यहां पर आपको पुलवामा हमले की असली फुटेज देखने को मिलती है। हालांकि ये फिक्शनल मूवी है, लेकिन फिल्म में हम इस पॉइंट पर असली फुटेज दिखाते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी इस हमले की खबर सुनकर नारे लगाने लगते हैं खुशी के मारे, और हमारा जासूस जो उनके बीच बैठा था वो चौंक जाता है देखकर, उसका दिल सही में दहल जाता है। उसके चेहरे में कहीं ना कहीं एक डर की झलक देखने को मिलती है, लेकिन आतंकवादी इतनी खुशी मना रहे थे कि वो नोटिस नहीं करते। अगली बार जैसे ही इसे मौका मिलता है, अपने बॉस को फोन मिलाता है, जवाब मांगता है, आखिर हुआ क्या, मैंने इतने सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए फिर भी यह हमला कैसे हो गया। बॉस के पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं शायद हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में ही कोई गद्दार बैठा है जिसकी वजह से हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। जासूस को कहा जाता है कि वो अपनी कोशिश जारी रखे। फिल्म में एक सैड सॉन्ग आता है, और जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है हमारी ये फिल्म, तो एक बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। आतंकवादियों के अड्डे की अलमारियां सर्च करते वक्त हमारे जासूस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है, और जब वो इसे सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता अपने कानों पर। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज थी, और दूसरी तरफ बात कर रहे थे आईएसआई के हेड। गोभी जी कहते हैं, कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर यह हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आईएसआई का हेड दूसरी तरफ से जवाब देता है, ठीक है सर, 14 फरवरी डन समझे। आप बोलोगे लेकिन ये तो कभी असली में हुआ ही नहीं, तो मैं कहूंगा कि मैंने कब कहा ये असली में हुआ। मैंने तो फिल्म के सीधा शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर लगाया था कि ये तो फिक्शनल फिल्म है। लेकिन फिर आप पूछोगे अगर फिक्शनल फिल्म है तो मैंने पुलवामा हमले का असली में जिक्र क्यों किया, असली डेट और असली फुटेज क्यों दिखाई अपनी फिल्म। मैं कहूंगा ये फिल्म असल में फिक्शनल फिल्म है, लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स है। तो कुछ चीजें असली हैं, कुछ चीजें फिक्शनल हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। फिल्म के अगले सीन में कट कर तो बेसिकली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं समझ गया कि ठीक है तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू इम्प्लाई कि धुरंधर एक प्रोपोगंडा स्प्रेड कर रही है, और मतलब तुमने जो अपनी मूवी बनाई है बवंडर, उससे भी यू आर ट्राइंग टू शो द सेम थिंग कि मैंने फिक्शनल इवेंट को ट्रू इवेंट्स के साथ कनेक्ट करके दिखाया हुआ है, और मैं कुछ भी बता नहीं रहा हूँ, मतलब मैं कुछ भी फैक्ट की तरह स्टेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इन अ वे ये भी प्रोपेगेंडा है, ठीक है, कि आपके दिमाग में सटल चीज़ों को इंसेप्ट कर देना, और
मेकिंग इट फील लाइक कि नहीं ये तो फिक्शनल इवेंट है. मैंने कब बोला? आई गेट वॉट यू आर ट्राइंग टू डू हियर इज, बट एक बहुत ही की चीज़ है जो शायद तुम भूल रहे हो, वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन कनेक्टेड टू टेरर अटैक्स, राइट? जो पार्लियामेंट का अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, पहलगाम का भी जो हुआ था. सो मतलब ये तो एवरीवन नोज, द एंटायर वर्ल्ड नोज दिस. इसमें फिक्शन की तो कहीं जगह ही नहीं है, राइट? आई थिंक ये तो एक प्रूवन फैक्ट है ना. लेट मी जस्ट चेक वंस. सी गूगल सर्च पे इट शोज कि जो 26/11 का अटैक है, इट वॉज कैरिड आउट बाय 10 मेंबर्स ऑफ लश्कर ए तैयबा, जो कि पाकिस्तान बेस्ड इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. आई मीन ये तो क्लियर ही है ना. ये मूवी इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रही है कि आई थिंक ध्रुव राठी हैज़ नॉट सीन द मूवी, क्योंकि मूवी ये चीज़ बताने की कोशिश करती है कि कैसे कौन सी चीज़ें अंदर से ऑपरेट हो रही हैं, मतलब वहाँ से दे ट्राई टू शो यू अ डिफरेंट साइड दैट इज़ हैपनिंग. जो पूरा अटैक हो रहा था उसकी दूसरी साइड दिखाने की कोशिश करी जाती है हमको. खैर ठीक है, जो भी है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो तुम बता रहे हो वो फिक्शन है, जो मूवी में बताया गया है वो गूगल पे मिलता है. मतलब वो जो प्लेन हाईजैक हुआ था, 26/11 के अटैक हुए हैं, ये सारी चीज़ें वेल नोन है. करते हैं और हमें बॉस दिखते हैं एक बड़ा फेमस डायलॉग बोलते हुए. वो कहते हैं कि चिंता मत करो मेरे जासूस, किसी ना किसी दिन एक देशभक्त सरकार आएगी इस देश में. एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो सही में लोगों की फिक्र करता हो. तब हम असली भवंडर करेंगे, तब होगी असली रिवेंज. ओके. कैसी लगी मेरी इमेजिनरी फिल्म दोस्तों? आप में से कुछ लोग कहोगे ये किस प्रकार का बेहुदा सड़ा हुआ प्रोपेगेंडा है. मैं जवाब में कहूंगा क्यों भाई, यहाँ पे पाकिस्तान की बुराई करी तो तुम्हें प्रोपेगेंडा दिख रहा है इसमें. पक्का तुम पाकिस्तानी समर्थक, आतंकवादी, सिंपैथाइजर होगे, तभी तुम्हें मेरी ये भवंडर फिल्म पसंद नहीं आई. अब आप में से जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो कहेंगे कि बात तो यहाँ पर पाकिस्तान की हो ही नहीं रही, प्रॉब्लम तो मुझे इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से है. यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान सिंपैथाइजर और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग. हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल लिविंग इन पाकिस्तान. मूवी बात करती है जो भी टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं वो कैसे पाकिस्तान से कनेक्टेड है. सिंपल. और ये बात मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत है. तुम बस गूगल पे लिखो कि कहाँ से इस चीज़ का ओरिजिन है, यू विल नो. एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा जिसमें नरेंद्र मोदी को यहां पर गद्दार दिखाने की कोशिश की जा रही है. और मैं कहूंगा एग्जैक्टली धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कुछ इसी तरीके का झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए, लेकिन उसका असर कुछ अलग ही हुआ है. आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में. इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक अच्छी खबर बताना चाहूंगा. 6 महीने के इंतजार के बाद अब AI मास्टर. नहीं यार, मेरे को इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे AI के मास्टर. जो प्रॉम्प्ट डालने के लिए किसको कोर्स लेने की जरूरत पड़ रही है, आई वुड लाइक टू नो. ऋतिक रोशन ने कहा कि भले ही फिल्म की पॉलिटिक्स से वो सहमत ना हो, भले ही वो बहस कर सकते हैं फिल्मकारों की जिम्मेवारी को लेकर, लेकिन स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी और एक सिनेमा के स्टूडेंट के रूप में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला. शानदार. तो बेसिकली उनका मतलब यह है कि भले ही प्रोपेगेंडा है लेकिन फिल्म अच्छी बनाई है. लेकिन मैं यहां पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही. हिटलर के समय कैसे, आई वुड लाइक टू नो कि मतलब कैसे. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, लेट अस सिंप्लीफाई इट. प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रोपेगेंडा का मतलब मैं गूगल से निकाल के बता रहा हूँ. Information, especially of a biased or misleading nature, used to promote a particular cause. मतलब ऐसा कुछ जो कि बेसिकली एक बायस्ड इंफॉर्मेशन तुमको दी जा रही है जो सही नहीं है. ठीक है. नाउ यू टेल मी, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने भी अटैक्स हुए हैं, ठीक है, जो कुछ भी मूवी में दिखाया है कि 26/11 का अटैक हुआ है, क्या वो पाकिस्तान से नहीं हुआ? ठीक है. और देखते हैं हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलवामा अटैक. तो अभी मूवी में दिखाया नहीं है. कांधार हाईजैकिंग. ठीक है, ठीक है.
ठीक है, इसमें जो नाम है वो मूवी में नाम है इब्राहिम और शायद वो उसमें नहीं जा रहा मैं, ठीक है। इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है कि आईएसआई जो थी वो उनको एक्टिव सपोर्ट दे रही थी। अगर कोई चीज एक्चुअली मतलब फैक्ट्स के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है, तो फिर उसको तुम कैसे प्रोपेगेंडा लेबल कर रहे हो? आई जस्ट वॉन्ट टू नो। जस्ट बिकॉज तुम किसी पर्टिकुलर चीज के साथ अग्री या डिसअग्री करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच हो जाता है। मेरा बहुत सारी चीजों को लेकर अपना ओपिनियन है जो बहुत सारे लोग डिसअग्री कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच हो गया। जो भी मूवी में बड़े बड़े इंसिडेंसेस हुए हैं वो जिस जगह से ओरिजिन हो रहे हैं वही दिखाने की कोशिश करी गई है, और नहीं यहाँ पे पाकिस्तान के कॉमन लोगों को टारगेट करने की बात नहीं करी जा रही। दिस इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज कैरिंग आउट थिंग्स, और उन्हीं के बारे में बात हो रही है पिक्चर में भी। ठीक है, आगे देखते हैं। में नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल ने फिल्में बनाई जैसे कि ट्रायम्फ ऑफ द विल, जिनकी फिल्म की टेक्निक की बहुत तारीफ हुई। ऊपर से हिटलर की विचारधारा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाली ये झूठी प्रोपेगेंडा फिल्में अपने समय में बहुत प्रॉफिटेबल भी थी। अपने साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट्स भी बनी ये फिल्में जर्मनी में। लेकिन वर्ल्ड फेमस क्रिटिक सुजान सोंटाग ने अपने आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया कि प्रोपेगेंडा तभी इफेक्टिव होता है जब उसे अच्छे से पेश किया जाए, और इसलिए अच्छे से बनाया हुआ प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक है। द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी, लेकिन धुरंधर एक एंगेज। ओके, सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म को अगर एस्थेटिकली अच्छा बनाओ तो लोगों को पसंद आती है, और वो लोग उसके साथ अग्रीमेंट में आ जाते हैं। पहली बात तो ये जो हिटलर वाला पूरा एग्जाम्पल दे रहा है ना, ये दिस इज कॉल्ड मिस डायरेक्शन, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रैक्शन। आपके वीडियो का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उससे उठा करके कोई एक ऐसी चीज़ इसमें डाल देता हूँ जो कि हो चुकी है, और उस वजह से लोग मेरे पॉइंट के साथ अग्री कर जाएंगे, राइट। नाउ लेट मी क्लैरिफाई दिस। धुरंधर जो है उसमें मोदी जी के बारे में कोई बात नहीं करी गई है, ठीक है, नॉट येट एटलीस्ट। ये मूवी एक स्पाई की कहानी है जो फोकस कर रही है कि वो कैसे पाकिस्तान के गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है और वहां से इन्फॉर्मेशन इधर दे रहा है। नाउ जो माधवन का कैरेक्टर है, जो अजीत डोभाल वाला कैरेक्टर है ना, तुम उनके बारे में जाके पढ़ो। आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज यू टू रीड अबाउट हिम, एंड तुम्हें समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें मूवी में जो दिखाई हैं वो सही है या नहीं। और जो वो हिटलर वाला एग्जाम्पल दे रहा है ना, तो वो फिल्म मेकर, मैं उसको नहीं जानता, ना मैंने वो फिल्म देखी है, ना मैं इस पूरी बैक स्टोरी के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन कैरी करता हूँ, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ तो वो जो फिल्म मेकर है, ये फिल्म मेकर ने हिटलर को ग्लोरीफाई किया है। अगर ये मूवी मोदी जी को ग्लोरीफाई करती ना, जो कि अभी एक बन भी रही है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। दिस इज नॉट दैट। फिल्म है। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? आदित्य धरप। ओके, तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तुम सिर्फ पार्ट 1 को बिना देखे, मैं बता रहा हूँ तुमको, इस बंदे ने मूवी नहीं देखी है, ठीक है। मैं क्योंकि ये मैंने अभी कितने मिनट का वीडियो देखा, 7 मिनट के वीडियो से 30 मिनट का, मतलब मैंने थोड़ा सा ही देखा है। आई कैन टेल कि इसने मूवी नहीं देखी है। तो ये जो बता रहे हैं कि क्रिमिनल्स को हायर करते हैं, आप रिक्रूट करते हैं, जो भी है, तो क्रिमिनल को रिक्रूट कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन यू आर मिसिंग द होल पॉइंट। वो एक क्रिमिनल जो है ना, वो आगे वाले पार्ट में दिखाया जा सकता है कि उसकी बैक स्टोरी क्या है। हो सकता है कि वो खुद ही एक सोल्जर हो जो फॉर सम रीज़न इस पूरी चीज़ में इंटैंगल हो गया। वो एक्शन वाली पूरी सीक्वेंस है जो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इस बंदे ने मूवी नहीं देखी है। एंड में हमको दिखाते हैं कि वो उसके साथ कुछ हुआ है, उसके माँ बाप के साथ कुछ होता है, जिस वजह से वो कई सारे लोगों को मारेगा। और एक नॉर्मल इंसान के लिए 30-40 लोगों को जिंदा से ख़त्म कर देना इज़ लाइक नॉट एन ईजी टास्क। वो अगर मार रहा है तो वो हाईली ट्रेंड है। अगर अब मुझे बताओ कि अगर पार्ट 2 ये दिखाता है कि ये पहले से एक सोल्जर था हु वेंट ऑन अ रिवेंज पाथ, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उसको इतनी लंबी चौड़ी सज़ा हुई थी, ही वॉज डेस्टिन्ड टू डाई, लेकिन फिर माधवन का जो कैरेक्टर है वो उसको धुरंधर प्रोग्राम में रिक्रूट कर लेता है, तो फिर क्या होगा इस पूरे वीडियो का?
मतलब बस ये बताने की कोशिश करनी है कि वो पहले से ही पेट्रियाटिक है, पहले से ही देशभक्त है। इट्स जस्ट उसकी सर्कमस्टेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो जेल में है। मैं तुमको बता रहा हूँ, इस बंदे ने मूवी नहीं देखी है, ठीक है। ही इज टेलिंग कि प्रोग्राम धुरंधर जो है वो क्रिमिनल्स को रिक्रूट कर रहा है। आई एग्री, मूवी के एंड में बताई जाती है ये बात, लेकिन हमें पूरी कहानी नहीं पता। हाउ कैन यू टॉक अबाउट अ कैरेक्टर ऑलरेडी जो कि जिसके बारे में तो पता ही नहीं है। हो सकता है कि सेकंड पार्ट में हमको दिखाया जाए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के एंड में एक छोटी सी क्लिप चलती है टीजर टाइप की, जिसमें ये पता चलता है कि वो बंदा ऑलरेडी सर्कमस्टेंशियली क्रिमिनली कन्विक्टेड था। हो सकता है कि हमको सेकंड पार्ट में ये दिखाया जाए कि वो ऑलरेडी एक सोल्जर था जो बहुत ही हाईली स्किल्ड, हाईली ट्रेन्ड था, लेकिन उसके माँ बाप के साथ जो कुछ भी हुआ उस वजह से वो एक रिवेंज पाथ पे निकला, उसने इतने सारे लोगों को मार दिया। और ये काम करना आसान नहीं है। अगर कोई भी नॉर्मल इंसान है उसके लिए इतने सारे लोगों को, जो हमको दिखाया जा रहा है कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट गन्स वगैरह का यूज करके इतने सारे लोगों को मार रहा है, इट इज नॉट ईजी। तो मोस्ट लाइकली वो पहले से ही एक पेट्रियाटिक सोल्जर होगा जो कि कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से कन्विक्ट हो गया है, और उसी चीज का माधन फायदा उठा करके उसको धुरंधर प्रोग्राम में रिक्रूट कर रहा है। वी हैव नो आइडिया येट, कुछ भी हो सकता है। आप पहले से ही इस पे अपना वो फैक्ट कैसे फेंक दिया? आपने तो डिसीजन ही सुना दिया भाई, जजमेंट दे दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का यह आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का यह आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। लेकिन धुरंधर फिल्म ऐसे ये एनालिसिस चैनल चला रहे, पॉलिटिकल कमेंट्री करता है बंदा। इस पे मैं कुछ बोलूं या मुझे बोलने की जरूरत भी है? डू यू गाइस थिंक आई शुड इवन टॉक अबाउट दिस? कि मतलब अगर एक कंट्री अपने स्पाई को दूसरी कंट्री में भेज रही है तो क्या वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगी कि हाँ हमने भेजा था? अबे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है। डज ही इवन नो कि अगर एक कंट्री इस बात को सपोर्ट करती है, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है कि हाँ जो आदमी तुमने पकड़ा है वो हमारा स्पाई है, तो उस पर कितना बड़ा इंटरनेशनल इंसिडेंट हो सकता है, कितना बड़ा। जिस तरह से पाकिस्तान कभी भी ऑफिशियली इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि इन सारी चीज़ों के पीछे वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही इंडिया कभी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि हम लोगों ने जो लोग भेजे हैं वो स्पाइज है। ये अपने वीडियो पे खुद नहीं लिखता। आई हैव भाई, ये चलो ठीक है, तुम अपने वीडियो खुद नहीं लिखते, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट उनको पढ़ते तो होगे, उनको प्रूफ तो करते होगे भाई। कैसे मतलब सब टेलीप्रॉम्प्टर पे जो कचरा आता जाएगा बोलता जाएगा क्या? ये से ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती है। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप शायद कहोगे कि ये फिल्म ही तो है, फिल्म में ये सब दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसे तो वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की भी फिल्में हैं जिनमें दिखाया जाता है कि एक इंडियन एजेंट पाकिस्तान में जाकर काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि धुरंधर फिल्म बार बार आपको दिखाती है कि कैसे ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। बार बार अपने ट्रेलर में कहती है बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। 26 नवंबर के असली आतंकी हमले को दिखाया जाता है, असली न्यूज फुटेज के साथ दिखाया जाता है। आतंकी और उनके हैंडलर्स की रियल लाइफ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तक इस्तेमाल की जाती हैं। इवन पाकिस्तान के शहर लाइरी में जो गैंगस्टर्स दिखाए गए हैं, बाबू डकैत, रहमान डकैत, उजैर, इस नाम से रियल लाइफ में गैंगस्टर्स रहे हैं, और पुलिस वाला चौधरी असलम भी रियल लाइफ में कैरेक्टर रहा है। शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। फिल्म ऑडियंस के लिए एक रियल लाइफ सिनेरियो पेश करती है और उसके बीच में अपनी कल्पना से फिक्शन जोड़ देती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने अपनी इमेजिनरी फिल्म भवंडर में किया। एक्चुअली में रहमान डकैत की मौत 9 अगस्त को ही हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम के एक इनकाउंटर ऑपरेशन में मारा गया था, लेकिन फिल्म में ऐड किया गया कि भारत का एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट इसमें शामिल था। दिखाया है कि रहमान डकैत के मरने से पहले वो उसे हॉस्पिटल तक लेकर आया, लेकिन असलियत में ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है। आप ये 10 अगस्त 2009 की हाँ तो रिपोर्ट नहीं होगी, मतलब ये कुछ चीजें हैं जो उसमें फिक्शनल तरीके से इंक्लूड करी हुई हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें प्रॉब्लम क्या है।
न्यूज देख सकते हो जहां बताया गया है कि उसका एनकाउंटर बिन कासिम इलाके में हुआ। पीपल्स अमन कमेटी के चेयरमैन अब्दुल मजीद सरबाजी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में बताया कि रहमान डकैत को 3 फुट की दूरी से गोली मारी गई। फरवरी 2010 का ये डॉन का न्यूज आर्टिकल देखिए। रहमान की पत्नी ने एलेज किया कि ये एक फेक एनकाउंटर था और एसएसपी चौधरी असलम के खिलाफ एफआईआर ऑर्डर की गई। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से हियर। पहले तुम बोल रहे हो कि ये मूवी बताती है कि ये ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें फिक्शनल है। तो जो इंस्पायर्ड होता है वो यही होता है कि उसमें कुछ कुछ चीज़ें फिक्शनल होती हैं। प्लस अगर वहाँ पर कोई स्पाई था, ठीक है, अगर उनकी गैंग में कोई स्पाई था और उसके बारे में कोई मेंशन नहीं हुआ, तो ही इज़ जस्ट दैट गुड एट हिज जॉब। मतलब मैं क्या बोलूँ भाई यार। दिस वीडियो इज एक्चुअली डिफाइंग एवरी लॉजिक। वो ये बहुत ही लॉजिकल चीज़ नहीं है। अगर जेम्स बॉन्ड कोई इंसिडेंट्स करने गया है, कोई कांड करने गया है, वो कैसीनो रॉयल में जाकर पोकर खेल रहा है, इतने पैसे जीत रहा है, तो किसी को नहीं पता कि वो जेम्स बॉन्ड है। भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम जरदारी साहब से भी अपील करते हैं केस के मुतालिक गौर करे और चौधरी असलम के खिलाफ एक्शन ले। तो अब क्या तो ये हो सकता है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कल को चौधरी असलम जो है उसके ऊपर फेक एनकाउंटर की रिपोर्ट डाली जा सकती है। ही वॉज इन फेमस फॉर इट। तो ये मूवी में भी दिखाया ही है कि वो कितना भयानक है, कितना खतरनाक है। उससे बच के रहो, फेक एनकाउंटर करता है। मूवी इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं करती है। फैक्ट है और क्या फिक्शन, ऑडियंस ये नहीं जान पाती। और जानना तो छोड़िए, फिल्म में खोए हुए दर्शक इस बात पर गौर भी नहीं करते। इसी कारण से उनके के लिए ये सब कुछ एक गॉस्पेल ट्रुथ बन जाता है। आज जो तमाचा है इन लोग के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा से सच छुपाते आए। आज जो मूवीज बन रही है, चाहे आर्टिकल 370 बने, चाहे हक बने और धुरंधर जैसी मूवीज, ये सच है। रियलिटी बेस्ड है, तो एजेंट को वहाँ ताली बजाना तो भेजेंगे नहीं, तो वॉयलेंस ही होगा। कि अगर आप इंडियन हो, मैं तो कहूँगा आप कहीं से भी हो, अगर आपको फैक्ट से प्रॉब्लम है तो आपको इस मूवी से प्रॉब्लम है। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि कई और ऐसी फिल्में होती हैं जो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स होती हैं, लेकिन उनमें फिक्शन ऐड किया जाता है, जैसे कि भाग मिल्खा भाग हो गई या दंगल की कहानी हो गई। लेकिन आमतौर पर जब फिल्म मेकर्स ऐसा करते हैं, वो चीज़ों को और सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग बनाने के लिए करते हैं। लेकिन आदित्य थर जब ऐसा करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है। क्योंकि अगर इस सारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को आप फिल्म से निकाल भी दोगे, तो भी उसके सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई अगर सवाल कर आई काइंड ऑफ अग्री विद दिस कि हाँ, मतलब मूवी मैं प्रोपेगेंडा वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। मूवी में जो पॉलिटिकल चीज़ें बताई गई हैं, अगर आप उनको निकाल देते हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि जो बोलते हैं कि अभी कोई यूपी में सरकार आएगी या कोई आएगा तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और हमें बस इंतज़ार करना है। ये सारी चीज़ें इफ़ यू टेक इट आउट, इट डज़ नॉट मैटर मच। लेकिन फिर भी वही वी ऑल नो कि मूवी का जो सेकंड पार्ट है वो डिमोनेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि इसमें वो पुलवामा वाला अटैक भी बताए। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, ये जो बोल रहे हो ना कि फैक्ट और फिक्शन में लोग डिसाइफर नहीं कर पाते, तो क्यों करना है? तुमने भाग मिल्खा भाग देखी, उसमें क्या फैक्ट था क्या नहीं था तुम्हें पता है? भाग मिल्खा भाग में एक लड़की दिखाई गई थी जिसके चक्कर में फरहान अख्तर का जो कैरेक्टर मिल्खा होता है वो एक पूरी रेस हार जाता है, उसके लाइफ की बहुत बड़ी, फिर झापड़ वापड़ मारता है अपने आप को। ये मिल्खा सिंह ने खुद बोला था कि उन लोगों ने अलग से ऐड किया हुआ है। ये चीज़ मूवी को थ्रिलिंग नहीं बनाती है, ये मिल्खा सिंह के कैरेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है। सो पीपल डू दिस, और जो उस मूवी को उस टाइम देख रहा था ना, उनको वो फिक्शन नहीं लग रहा था, उनके हिसाब से वो रियलिटी थी। आदित्य धर से इस चीज को लेकर, तो वो कह देगा कि भाई ये तो फिक्शनल फिल्म है। और कोई पूछेगा कि अगर एक फिक्शनल फिल्म है तो इतने सारे रियल लाइफ इवेंट्स क्यों ऐड किए, तो वो कहेगा लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स फिल्म है। हो गई आपकी नींद। भाई ये चौथी बार बोल रहा है अभी तक फिक्शनल फिल्म है। ये इसने पूरा वीडियो ही ना इस हेट मॉन्गरिंग कहते हैं इसको, जैसे गॉस्पेल ट्रुथ जैसे बड़े बड़े वर्ड फेंक रहा है ना, वैसे ही हेट मॉन्गरिंग होती है। ये तुम बस उठा करके, मतलब यू एक्चुअली डोंट हैव अ वेरी क्रेडिबल थिंग टू से अगेंस्ट द मूवी, तो यू आर जस्ट कि ब्लैवरिंग बुलशिट। हाँ, ये एक और बड़ा वर्ड फेंक दिया मैंने। क्या टेक्निक तैयार डॉग विस्लिंग करने की और प्रोपेगेंडा चलाने की। साल 2011 का ये न्यूज आर्टिकल देखिए दोस्तों।
करेंसी पेपर सप्लाई करने वाली ब्रिटिश कंपनी पर बैन लगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस नमो नारायण मीना ने राज्यसभा को बताया कि ब्रिटिश कंपनी डेलारू का भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था बैंक नोट का पेपर सप्लाई करने के लिए। अब जुलाई अगस्त 2010 में यह बात नोटिस में आई कि डेलारू द्वारा सप्लाई किया जा रहा पेपर प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं था। कंपनी ने बाद में इस कमी को स्वीकार किया, जिसके बाद मनमोहन सिंह सरकार द्वारा इस ब्रिटिश कंपनी को सिक्योरिटी क्लियरेंस मना कर दी गई। आगे देखिए आर्टिकल में क्या लिखा है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो रिसेंटली जाली करेंसी पकड़ी थी, उनकी क्वालिटी लीगल करेंसी नोट्स के जैसी थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी प्रेस में जाली नोट छापे जाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए भारत में स्मगल किए जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर आपको क्या फीलिंग आ रही है? यही ना कि हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही थी और उनके इनपुट्स के आधार पर मंत्री एक्शन भी ले रहे थे। लेकिन फिल्म ने इस जाली नोट के रेफरेंस को लेते हुए दिखाया कि कैबिनेट में नोट्स के जैसी थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी प्रेस में जाली नोट छापे जाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए भारत में स्मगल किए जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर आपको क्या फीलिंग आ रही है? यही ना कि हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही थी और उनके इनपुट्स के आधार पर मंत्री एक्शन भी ले रहे थे। ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि इंटेलिजेंस अपना काम कर रही थी, बाकी सब एजेंसीज अपना काम कर रही थी, लेकिन मंत्रियों के एक्शन वाली बात कहाँ थी इस पूरी रिपोर्ट में? ठीक है, मैं आई कुड हैव मिस्ड इट, बट कहाँ थी? लेकिन फिल्म ने इस जाली नोट के रेफरेंस को लेते हुए दिखाया कि कैबिनेट मिनिस्टर ने नोट छापने की मशीन को फॉल्टी बताया और फिर वो मशीन पाकिस्तान पहुंच गई। जबकि एक मिनट, व्हेन द फक डज दिस हैपन? एक्शन भी ले रहे थे। लेकिन फिल्म ने इस जाली नोट के रेफरेंस को लेते हुए दिखाया कि कैबिनेट मिनिस्टर ने नोट छापने की मशीन को फॉल्टी बताया और फिर वो मशीन पाकिस्तान पहुंच गई। भाई मैं पिक्चर भूल गया हूं क्या? जितना मुझे याद है मूवी में ये बताया गया है कि कोई मिनिस्टर होता है जो कि जाकर के जो प्लेट्स होती हैं उनकी डीलिंग कर लेता है, वो डुप्लीकेट बना लेते हैं, ऐसा कुछ होता है। मैंने बोला था ना, इस बंदे ने पिक्चर नहीं देखी है। ये कहाँ से आ रहा है? ये कैसे? ओके, व्हाट द फक? जबकि इस बात का रत्ती भर भी कोई सबूत नहीं है। कोई भी ऐसी न्यूज आपको नहीं मिलेगी ऐसा कुछ भी हुआ हो। अगर आप ये कहोगे कि उस समय ये खबर बाहर कैसे आती, लेकिन 2014 के बाद से तो मोदी सरकार आ रखी है। अगर उस समय कुछ ऐसा हुआ था तो उस मंत्री को पकड़ो और जेल में डाल दो। 11 सालों से उसका कुछ भी जिक्र क्यों नहीं किया गया? हाँ, मतलब ठीक है, ये सही बात है कि अगर ऐसा है तो उस मंत्री का नाम आना चाहिए था और नहीं आया है। तो आई हैव नॉट अ वेरी गुड आइडिया अबाउट दिस। मैंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा घुसता नहीं हूँ। मैं जो मूवी में दिखाया गया बस उसी चीज़ की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक बात और भी है, जो उसमें खनानी ब्रदर्स दिखाए, ये मूवी के सेकंड पार्ट के लिए स्पॉयलर्स होगा, जो उसमें खनानी ब्रदर्स दिखाए हैं उन्होंने डीमोनेटाइजेशन के कुछ टाइम बाद, उसमें से जो एक होता है मेन, उसने ही अनअलाइव्ड हिमसेल्फ। तो ये भी है। इसी तरह फिल्म में दिखाया गया कि 26/11 हमले से पहले इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। ये बात सच है। जैसे कि यूके के एक डिफेंस और सिक्योरिटी थिंक टैंक RUSI का ये नवंबर 2009 का आर्टिकल देखिए। इसमें बताया है कि कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे लेकिन बहुत स्पेसिफिक नहीं थे। पुलिस और कोस्ट गार्ड उन पर एक्शन नहीं ले सकी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास पुरानी बोल्ट राइफल्स थी। जो एलीट NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो अटैक के 10 घंटे बाद पहुंच सकी, जिससे लॉजिस्टिक्स की कमी दिखती है। ऊपर से उनके पास नाइट विजन गॉगल्स नहीं थे और एक ऑपरेशन कमांड सेंटर की कमी थी। यानी यहाँ इंटेलिजेंस फेलियर के अलावा स्विफ्ट रिस्पॉन्स और कोऑर्डिनेशन की कमी भी देखी गई। लेकिन क्या हम इन फेलियर्स की वजह से ये अज्यूम कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार गद्दार थी और उन्होंने जानबूझकर यह हमला होने दिया? अगर आप ऐसा कहोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और मोदी सरकार भी उस गद्दारी के कटघरे में आ जाएंगी। क्योंकि चाहे IC-814 का कांधार फ्लाइट हाईजैक हो, कारगिल वॉर हो, 2016 का उड़ी टेरर अटैक हो या 2019 का पुलवामा आतंकी हमला हो, इन सब के लिए भी इंटेलिजेंस पहले से ही मौजूद था। मुझ पर यकीन नहीं होता, इन रिपोर्ट्स को देखो। कांधार आई अग्री विद दिस, और मूवी भी यही चीज़ बोलती है कि इंटेलिजेंस में थोड़ा लैप्स हुआ तभी तो अटैक्स होते। अभी ये जो सारी चीज़ें तुम देखते हो कि ये हो गया, ये इंटेलिजेंस का लैप्स ही होता है कहीं ना कहीं। एक बहुत ही तुमने एकदम एयर टाइट पैक किया हुआ है कुछ, ठीक है, देयर
माइट बी ए चांस कि कुछ लीक हो जाए, और यही चीज़ मूवी में दिखाई है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भेजता है, लेकिन वो 3 अक्टूबर की भेजता है। उसके बाद वो लोग नवंबर वाली चीज़ उनको पता ही नहीं चलती, तो वो भेज नहीं पाते। दिस इज एज सिंपल एज दैट। भाई पहले पिक्चर देखनी चाहिए यार इंसान को। हाउ द फक आर यू टेलिंग अबाउट अ मूवी जो तुमने देखी ही नहीं है? फ्लाइट हाईजैक को लेकर पहले से इनपुट थे जिन पर काम नहीं हो पाया, और जब प्लेन अमृतसर में रीफ्यूलिंग के लिए उतरा वहां पर भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सका। Correct. इसी हाईजैक के दौरान मसूद अजहर जैसे खतरनाक आतंकी को छोड़ा गया था। बाद में कई आतंकी हमलों में उसकी इन्वॉल्वमेंट देखी गई, जैसे एग्जैक्टली यही मूवी में दिखाया है। ठीक कि है, 2001 का JNK असेंबली अटैक, 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2008 का 26/11 अटैक, 2016 पठानकोट अटैक। ठीक है। तुमने बोला, ठीक है, ये खुद बोल रहा है कि मसूद अजहर जो है ये इतने सारे अटैक्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। मसूद अजहर कहाँ से आया है, कहाँ का है वो? अब अगर उसमें ये दिखाया गया है कि कांधार का जो हाईजैक हुआ था उसमें सरकार को इस आदमी को रिलीज करना पड़ा, तो उन्हें करना पड़ा। ये मूवी में हुआ है, और उसके बाद से उसने इतनी सारी चीजें करी हैं जो कि डायरेक्टली पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं, तो मूवी वही तो बताने की कोशिश कर रही है। तुम, ये आदमी अपने ही पॉइंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर ले रहा है? अटैक, 2019 पुलवामा अटैक, और अब 2025 में रेड फोर्ट टेरर। सो बेसिकली व्हाट यूर ट्राइंग टू से इज कि ये आदमी पाकिस्तान का मिलिटेंट है, जो भी है, मतलब लिखा हुआ है गूगल पे है, ठीक है, ये आदमी वहां बिलोंग करता है, ठीक है, यूर ट्राइंग टू से दिस, लेकिन मूवी को ये नहीं दिखाना चाहिए था। गॉड डैम भाई, गर्मी लगने लग गई मेरे को। Fuck. पंखा चला लेता हूं। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये बंदा पॉइंट प्रूव क्या करने की कोशिश कर रहा है कि मूवी में जो भी दिखाया गया है वो एक प्रोपेगेंडा है, राइट? वो मतलब सच नहीं है, वो बायस्ड वर्जन है। लेकिन फिर तुम आगे जाकर ये खुद ही बता रहे हो कि मसूद अजहर जो है वो इतने सारे अटैक्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर ये तो दिखाना है ना, मतलब दिस इज एक्चुअली ट्रू, राइट? अटैक। इंडिया टुडे के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। उड़ी आर्मी इंस्टॉलेशन के टारगेट होने को लेकर स्पेसिफिक इनपुट्स मौजूद थे। आईबी ने आर्मी यूनिट्स को अलर्ट भी किया था, लेकिन फिर भी उड़ी टेरर अटैक हो गया। पुलवामा आतंकी हमले को देखिए। फ्रंट लाइन की एक इन्वेस्टिगेशन ने बताया था कि 2-3 नहीं 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। कितने? 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स। चाहे इंटेलिजेंस फेलियर हो या इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद खराब कोऑर्डिनेशन हो या खराब प्लानिंग की वजह से चूक जाना हो, इन सभी फेलियर्स के लिए सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज को क्वेश्चन किया जाना चाहिए। और ये किसी भी ना आई अग्री विद दिस कि हाँ, अगर कहीं पे भी इनपुट है और फिर उसके बाद भी उसका फेलियर हो जाता है तो आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू एज अ सिटीजन। बट ये बोलना बहुत आसान है। तुम जहाँ बैठे हो, जहाँ से तुम ये काम कर रहे हो, जो काम तुम कर रहे हो, जिसके लिए तुमने एक्चुअली लोग रखे हुए हैं, इट इज़ वेरी ईजी टू जस्ट कम आउट इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड ब्लैबर बुलशिट। बट ये एक्चुअली जो जहाँ पर होता है उसके लिए ये चीज़ बहुत बहुत अलग होती है, ठीक है? मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं घुसूंगा, मैं बस इतना बताऊंगा कि बोलना आसान है। नागरिक का अधिकार ही नहीं बल्कि फर्ज है। ये सवाल लोग बीजेपी सरकार से भी पूछते हैं और पहले कांग्रेस सरकार से भी पूछते थे। हर तरफ आलोचना भी होती थी। लेकिन चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार, किसी के लिए भी ये कहना कि ये सरकार गद्दार है और जानबूझकर आतंकी हमला होने दे रही है, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस की जरूरत होती है। अभी हाल ही में हुए Did I just hear this right? भी ये कहना कि ये सरकार गद्दार है और जानबूझकर आतंकी हमला होने दे रही है, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस की जरूरत होती है। अभी हाल ही ये बोल रहा है कि ये खुल के कह देना कि सरकार ऐसे हमले खुद से होने देती है, गलत बात है, राइट? इसने शुरू के 4 मिनट में क्या किया है? इसने दिस इज व्हाट ही डिड, राइट? मतलब मैं गलत परसीव कर रहा हूँ चीज़ों को, या व्हाट द फक इज हैपनिंग हियर? यही तो बोला है ना इसने स्टार्टिंग में। बवंडर जो बनाए, मतलब क्या
में हुए रेड फोर्ट टेरर अटैक पर भी ऐसी अफवाहें उठाई जा रही थी कि अगले दिन इलेक्शन थी तो मोदी सरकार ने जानबूझकर करवाया होगा। मैंने अपनी वीडियो में खुलकर कहा था कि सरकार को इस तरीके से ब्लेम करना सही नहीं है। मैं मानता हूं कि इस सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से बिना किसी सबूत के इस तरीके से कंक्लूजन पर पहुंच जाना यह भी बहुत गलत है। लेकिन सोचकर देखो, अगर कोई फिल्म डायरेक्टर पूरी की पूरी फिल्म इस चीज पर बना दे, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, और फिर डायलॉग डाला जाए फिल्म में कि यह सरकार देशभक्त नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आदित्य धर बीजेपी के भाई यार ये फिर घूम के वहीं पहुंच गया, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। हाँ ओके, मैं कितनी बार जब ये एक चीज बोले जा रहा है तो मुझे भी बार बार वही बोलना पड़ेगा। जब तुम्हें मालूम है, तुमने खुद बोला है, पार्लियामेंट का अटैक जो हुआ था, हाईजैकिंग के बाद पार्लियामेंट का अटैक जो हुआ था, उसके बाद जितने अटैक्स हुए हैं इंक्लूडिंग पुलवामा, उसके पीछे एक ही आदमी मौजूद है ना, उसके पीछे एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबल है। और वो आदमी कहां से है? तो ये मूवी वही तो बता रही है। इंस्पायर्ड में क्या हो गया, फैक्ट क्या हो गया, फिक्शन क्या 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 बोलूं भाई मैं। तलवे चाटने में इतना खो गया कि उसने यही बेवकूफी कर डाली। वैसे शायद इसको बेवकूफी नहीं कहना चाहिए। नाजी प्रोपेगेंडिस्ट लेनी रिफेनस्टाल, जिसका मैंने वीडियो में पहले ये फिर मिस डायरेक्शन है, ठीक है। ही इज रनिंग आउट ऑफ थिंग्स टू से, सो ही ब्रिंग्स इन द मिस डायरेक्शन थिंग अगेन। ये जिक्र किया था। वो हिटलर के मारे जाने के बाद कुछ ऐसा ही कहती थी कि मैं तो बस एक मासूम सी फिल्म मेकर हूँ, मुझे बस अपनी आर्ट से मतलब था, जो चल रहा था मैंने उसे डॉक्यूमेंट कर दिया। Großartige Inszenierung. Wer hat die gemacht? Wer hat das erfunden? Hitler und Speer haben das gemacht. Ganz alleine. Ja, ganz alleine. Ich hatte damit nichts. Ich wusste gar nichts, hatte keine Ahnung davon. Habe das gesehen und habe versucht, das gut aufzunehmen. Aber die Idee, dass ich da mitgewirkt habe, finde ich ja geradezu albern. मोदी के सत्ता से बाहर जाने के बाद देखना आदित्य धर भी ऐसे ही डायलॉग्स मारेगा। लेकिन सुजान सोनताग ने अपने आर्टिकल फैसिनेटिंग फैशिज्म में इस झूठ का पर्दाफाश किया था। उन्होंने इसका सबूत दिखाया कि कैसे लेनी हिटलर के तलवे चाटने वाली एक नाजी प्रोपेगेंडिस्ट थी। फिक्शनल फिल्मों में तो प्रोपेगेंडा था ही, लेकिन सुजान ने लेनी की डॉक्यूमेंट्रीज पर भी सवाल उठाया कि किस तरह उसने लो एंगल शॉट्स, मॉन्यूमेंटल फ्रेमिंग, ट्रैकिंग शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए नाजी फिगर्स को एक आकर्षक स्पेक्टिकल की तरह पेश किया। कोई भी फिल्म मेकर अपनी मूवी को अच्छा तो बनाने की कोशिश करेगा ना, फिर उसमें कितनी भी प्रोपेगेंडा शिट हो या जो भी हो, ठीक है। कोई भी फिल्म मेकर अपनी तुम अगर एक फिल्म बना रहे हो आज की डेट में, ठीक है, तुम जो वीडियो देख रहे हो, अगर तुम्हें कोई मूवी बनानी है, यू वुड वांट टू मेक इट एज एस्थेटिकली ब्यूटीफुल एज यू कैन, राइट? दिस इज व्हाट शी डिड। मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा भाई। आई स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं फॉलो भी नहीं करता चीज़ों को। बट मैं जो चीज़ें जो भी इस वीडियो में मैं देख रहा हूँ, उसको तो मैं एटलीस्ट कॉल आउट कर सकता हूँ ना। Da ist mir der Gedanke gekommen, wenn ich um eine dieser Redenschienen, eine Rundschiene lege, dann ist die Rede interessanter, als wenn ich sie von einem Stand. प्लस इसने मूवी बनाई है हिटलर के ऊपर, मतलब वो तो क्वाइट लिटरली वो हिटलर को ग्लोरीफाई कर रही है, गलत है। लेकिन ये मूवी मोदी जी पे थोड़ी है। आई मीन एटलीस्ट अभी तक तो नहीं है। सच बात यह थी कि उसकी फिल्मिंग टेक्निक उसके प्रोपेगेंडा इंटेंशन के साथ 100% सिंक में थी। इसलिए ऋतिक रोशन जी, इस बात को समझिए कि आदित्य धर के प्रोपेगेंडा और फिल्म टेक्निक को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। आदित्य धर कोई बेवकूफ नहीं है, वो प्रोपेगेंडा का बवंडर चलाने वाला धुरंधर है। अब सरकार को तो गद्दार डिक्लेयर किया सो किया, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्या? फिल्म में दिखाया जाता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता चलता है कि भारत पर अटैक होने वाला है, लेकिन उसने सोचा कि ये सरकार तो गद्दार है, इसलिए छोड़ो, क्या ही कुछ करना, इस इंफॉर्मेशन को बस अपने पास रख लेता हूं। एक मिनट, दिस नेवर हैपेंस, दिस नेवर हैपेंस। जो माधवन का कैरेक्टर है, वो अटैक की इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं रखता, वो फर्जी नोटों वाली चीज़ों को रोक के रखता है, बिकॉज उसके पीछे वो रीज़न देता है कि हम लोग ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, हमारे ऊपर बात आ जाएगी। दिस अगेन प्रूव्स कि इसने पिक्चर नहीं देखी है। मेरे को शुरू के 2-3 मिनट में लग गया था कि इस बंदे ने मूवी नहीं देखी है। नाउ आई एम 110% श्योर। वो अटैक की इंफॉर्मेशन कभी भी विद होल्ड नहीं करते, नेवर। या आई रिमेंबर, वो नहीं करते। सुशांत सिन्हा जैसे जोकर बता रहे हैं कि इस इंटेलिजेंस ऑफिसर अजय सान्याल का किरदार अजीत डोभाल से प्रेरित है। अजय सान्याल के गेटअप में माधवन के किरदार में लोगों को मौजूदा वक्त में भारत के एनएसए अजीत डोभाल की साफ साफ झलक दिख रही। लेकिन क्या अजीत डोभाल खुद इस बात को लेकर सहमत होंगे कि ऐसा निकम्मा किरदार उनसे प्रेरित है? एक बार दोस्तों अपने निकम्मा किरदार, डूड व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट?
वो पहले सीन में ही दिखाते हैं कि वो कितना केपेबल है. इट्स जस्ट हिज हैंड्स आर टाइड. वो कुछ कर नहीं पाता है. वो बोलता है वहाँ पर कि मेरे को टाइम दो, हम लोगों ने बहुत नेगोशिएट कर लिया है, गिव अस टाइम. वो नहीं होता. और उसके बाद भी वो अपने 3-4 प्लान्स दिखाता है जो कि वो बोलते हैं कि अभी पॉसिबल नहीं है. तो उसमें से वो एक ऑपरेशन धुरंधर को सिलेक्ट करते हैं, वो भी 2 साल बाद जब पार्लियामेंट का अटैक हो जाता है तब. इट डज नॉट मीन ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग. व्हाट द फक आर यू टॉक. भाई यार कहाँ से ला रहा है ये सब चीजें. दिमाग से कांग्रेस बीजेपी निकाल कर सोचो, अगर आप इंटेलिजेंस ऑफिसर होते तो क्या ऐसे बिहेव करते? एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको सरकार के ऊपर डाउट है, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे? क्या अपनी तरफ से आप आखिरी कोशिश नहीं करोगे अपने देश को बचाने की? और इसने करीब 2 मिनट से रैंट कर रहा है एक ऐसी चीज पे जो मूवी में है ही नहीं. इट नेवर हैपेंस इन द मूवी. कुछ और ही नहीं तो कम से कम मीडिया में तो लीक करा ही दोगे. जितने मीडिया में क्या लीक करा दोगे कि अटैक होने वाला है? पहली बात तो वो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती नहीं है. पहली बात वो उस चीज़ को विथहोल्ड नहीं करता. मूवी में दिखाया है कि उनको अटैक की मल्टीपल अलग अलग जगह से मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं जिस पर वो एक्ट नहीं कर पाते, तो वो दूसरी जगह भेज देते हैं. मैं भूल गया, वो दूसरी जगह उस पूरी चीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं कि नाउ इट्स अप टू यू. और ये जो मीडिया में लीक करने वाली बात है, नकली नोटों वाली और ये सारी चीज़ें, उससे क्या होगा? अगर तुम ये लीक भी कर देते हो उससे क्या होगा? हम लोगों को पिछले कई सालों से जब डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, वी हैव नोन दिस फैक्ट कि नकली नोट घूमते हैं. हमें ये नहीं पता था कि ये कहाँ से आ रहे हैं, बट वी न्यू कि नकली नोट हैं. इसी वजह से सब ऐसे देखते थे नोट को खोल के. एवरीवन नोज दैट. उसको खबर छपवा के क्या कर लोगे तुम उसका? ईमानदार ऑफिसर सीधे आपके अंडर आते हैं, आप उनको लेकर कुछ तो करोगे ना. और ये भी नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन में आकर रिजाइन तो कर ही दोगे कम से कम. या नहीं है वो, इंटेलिजेंस का ऑफिसर है, नहीं है कि रिजाइन कर दोगे. फिर 10 साल तक ऐसे ही खाली हाथ बैठे रहोगे और फ्री की सैलरी लेते रहोगे बस. ओके, सो आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड दिस, बट तुम लोग एक बार जा करके पढ़ना कि अजीत डोभाल जो है वो कौन है और उस बंदे का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पूरी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स इन सब चीज़ों में. ठीक है, वो नहीं कि जो इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पे पहुंच के उन्होंने किया, नॉट दैट. ये देखना, ये पता करने की कोशिश करना कि उस बंदे का पॉलिटिक्स में क्या इन्वॉल्वमेंट रहा. यू विल नो कि वो 10 साल हाथ जोड़ के बस बैठा रहा और ये करता रहा या ही डिड समथिंग. जस्ट गो फाइंड आउट. सर इंटेल मिला है, इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा. बट अभी नहीं. ये इंटेल तब काम आएगी जब कल की अवतार जन्म लेगा, जब क्लाउड होंगे और बेनिफिट कर सकेंगे. सर यूपी के लिए भी एक इंटेल है. अभी नहीं. यूपी की इन्फॉर्मेशन को भी संभाल कर रखो. यूपी में एक दिन आएगा जब विन डीजल जैसा दिखने वाला एक सीएम एक दिन आएगा. अभी हमें सैलरी लेनी चाहिए. नहीं, सैलरी लेना नहीं छोड़ना है, क्योंकि शुगर की कैलोरी हलवाई नुमा और ब्यूरोक्रेट की सैलरी बड़ी कसाई नुमा होती है. ओके, आई विल अग्री विद दिस कि मतलब जो वो यूपी में बोला था ना कि यूपी में कोई एक ऐसा मिनिस्टर आएगा, वो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि मतलब हाँ, आई डिड नॉट अग्री विद दैट कि हाँ मतलब थोड़ा वियर्ड है. उस चीज़ को और बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता था. बट या मतलब ये बंदा जो चीज़ बोल रहा है वो मूवी में है नहीं. ठीक है. वैसे सैलरी से याद आया कि फिल्म में जो भारत के सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उनकी सैलरी कौन दे रहा था? क्योंकि इनके हिसाब से तो सरकार गद्दार थी, तो वो फिर इस ऑपरेशन धुरंधर को कंटिन्यू क्यों होने दे रही थी? कुछ तो सेंस होना चाहिए था ना यहाँ पर. ओके, तो तुम भूल गए हो शायद ये चीज़ कि ऑपरेशन धुरंधर अनसैंक्शनड नहीं था, वो सैंक्शनड था. ठीक है. जब हम लोग देखते हैं वो स्टार्टिंग में जो मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, ही स्पेसिफिकली सेज आई विल मेक इट हैपन. वो कहता है कि मैं करवाऊंगा. अनसैंक्शन तरीके से तुम किसी एक एसेट को उधर प्लांट करने के लिए नहीं भेजोगे, इतना हाईली ट्रेन नहीं करोगे. और उसकी सैलरी की जो बात है वो बहुत तरीके होते हैं जिस तरह से आप स्पाइस को फंड करवाते हो, वो एक बहुत ही डिफरेंट बॉल गेम है. आई थिंक इसके लिए एक अलग से इस बंदे को एक्स्ट्रा ब्रेन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी. क्या भाई यार, आई एम जस्ट गेटिंग टायर्ड ऑफ ऑल द बुलशिट दैट ही हैज बीन स्पूइंग.
कमाल की बात यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर, सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल उठाने के बाद आदित्य धर ने आपको भी नहीं छोड़ा। फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें कहा गया है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है। ये वही नैरेटिव है जो असल जिंदगी में आपने पहले भी सुना होगा। जैसे कि अगर एक राजनीतिक पार्टी को आपने वोट नहीं दिया तो आप गद्दार हो गए। किसी डिफेंस ऑफिसर की वाइफ ने भी अगर ये कह दिया कि देश में एकता जरूरी है और किसी कम्युनिटी के खिलाफ ब्लैंकेट हेट्रेड मत फैलाओ, तो लोग उनको भी गद्दार कहने लगे। आपको केवल इसलिए भी आतंकियों से जोड़ा जा सकता है क्योंकि आप एक मुस्लिम परिवार से हैं। जैसे कि एक बीजेपी नेता ने तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दिया था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके। ये गलत है। आई अग्री विद दिस। ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। उनकी ऐसी की केसी करवाई। मोदी जी के लिए जोरदार ताली। यति नरसिंह आनंद ने हमारे पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी जिहादी कह दिया था। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। कुछ दिन पहले दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग और ये हर तरीके से गलत है। ही अजीत डोभाल की पुरानी सोशल मीडिया पर क्लिप तेजी से वायरल हुई। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर 11 साल पहले अपलोड हुआ था। 1.5 घंटे के इस वीडियो में जब आप 1 घंटे के आसपास देखते हो तो आपको वहां दिखेगा कि अजीत डोभाल परवेज मुशर्रफ के दिल्ली में हुए एक प्रेस कॉन्क्लेव के बारे में बताते हैं कि कैसे परवेज मुशर्रफ ने इंडिया के एक टॉप मौलाना से पूछा था कि क्या आप खुश हो, तो उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय मुस्लिम किसी भी पाकिस्तानी मुस्लिम से ज्यादा खुश है। आप अपने घर पर ध्यान दीजिए। क्या आप अपने हालात से खुश हैं भारत में? उन्होंने कहा, भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से कहीं ज्यादा खुश हैं। आप अपने घर और अपने देश का ध्यान रखिए। You take care of your house. Don't bother about us. अजीत डोभाल कहते हैं कि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। हमें उनका साथ चाहिए राष्ट्रीय मकसद के लिए और ऐसे में वो किसी से भी ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। वो इतिहास में विलिंग पार्टनर्स रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। 1857 की क्रांति में हिंदू भी लड़े थे और मुस्लिम भी। इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि ISI ने भारत में खुफिया कामों के लिए जितने लोगों को भर्ती किया है उसमें मुस्लिमों की तुलना में हिंदू अधिक रहे हैं। The number of persons that ISI has recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. अगर 1947 से लेकर अब तक उन मामलों को देखें तो 4000 से ज्यादा मामलों में 20% भी मुस्लिम नहीं होंगे। All these cases which come, more than 4,000 cases, probably not even 20%. अब अजीब बात यह है कि अजीत डोभाल इस वीडियो को डीप फेक कहते हैं। ये वीडियो तब वायरल हुआ था जब रेड फोर्ट टेरर अटैक के बाद कुछ नफरतखोर लोगों ने देश के सभी मुसलमानों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। अजीब बात देखिए कि जब कोई हिंदू ISI के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो बस एक हिंदू ने किया, लेकिन मुंबई से मैनहट्टन तक कहीं भी कुछ हो जाए जिसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है तो देश के हर एक मुसलमान की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। ये मैं भी एडमिट करता हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है, बट इसका मूवी से क्या रिलेशन है? जो पूरी बात हो रही है, क्या तुम वो जो बोला गया था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन सबसे पहले हिंदुस्तान है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है, क्या तुम उसको इससे कनेक्ट कर रहे हो? बिकॉज दैट इज़ नॉट द सेम थिंग। मूवी कभी भी हिंदू मुस्लिम पे जंप नहीं करती है, ठीक है? इट नेवर डज दैट। वो टेररिज्म की बात कर रही है और यहाँ इंडिया में वो करप्शन की बात कर रही है। देयर आर टू थिंग्स विच यू डू नॉट कंफ्यूज विद ईच अदर। मतलब वो दोनों अलग अलग हैं। डू नॉट गो देयर। ये तो गलत है। दिस इज लाइक एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये तो मिसडायरेक्शन से भी बड़ा, मतलब ये गैस लाइटिंग है। ये तुमको उठा करके एक दूसरी चीज पे शिफ्ट कर दिया गया जो एक्चुअली मूवी नहीं बोल रही है। आज के दिन सभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्में यही कीचड़ फैलाती हैं ताकि इस कीचड़ में कमल खिल पाए। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, दे आर नॉट द सेम थिंग। अंदर फिल्म में भी बड़े सटल तरीके से ये किया गया है। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता। सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता, बैकग्राउंड में चलता है अस्तो मा सद गमे। सी दिस इज वाई मैं बोल रहा हूँ कि इस बंदे ने मूवी नहीं देखी है। वो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते क्योंकि वो मूवी पाकिस्तान के और उनके मुस्लिम्स की बात नहीं कर रही है। मूवी टॉक्स अबाउट द टेररिज्म। उसी चीज़ को तो वो इन्फिल्ट्रेट करके ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ द होल पॉइंट। और वो जो अस्तुमा सदक़े में बज रहा है ना आखिरी में, वो एक अलग मीनिंग कैरी कर। तुमने मूवी भाई यार, इसके इन सब चीज़ों के लिए दिमाग चाहिए होता है ना, टेलीप्रॉम्प्टर से काम नहीं चलता। ये जय हिंद क्यों बोलेंगे उसके आखिरी में? वो अस्तुमा सदक़े में जो है
वो अक्षय खन्ना के कैरेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में प्ले हो रहा है, रणवीर सिंह के कैरेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं. व्हाट द फक आर यू इवन ट्राइंग टू से भाई? बार बार फिल्म में आदित्य धर ने ये अस वर्सेस देम का नफरतखोर प्रोपेगेंडा डाला है. नहीं डाला है, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं. मूवी नहीं करती है ये. मूवी टेररिज्म पे बात कर रही है. मूवी ओ भाई यार, दिस इज सच भाई, बहुत भयानक रेज बेटिंग चल रही है ये. समझ रहे हो तुम? दिस इज लाइक हेट मॉन्ग, एब्सोल्यूट हेट मॉन्गरिंग है ये तो. फिल्म में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर भी कहता है कि वो लोग तो दंगा कर देंगे. यहां साल 2007 में उत्तर प्रदेश, मैं शायद भूल रहा हूँ मूवी, हो सकता है कि बोला हो, बट मुझे ये नहीं याद है. आई एब्सोल्युटली डू नॉट रिमेंबर. मैंने 2 बार देखी है, हो सकता है कि मेरे से मिस हो गया हो. देश की बात हो रही होती है. उत्तर प्रदेश सरकार पर भी तंज कसा जाता है. उस समय पहले मुलायम सिंह यादव और फिर मायावती की सरकार थी. इस चीज को इंग्लिश में डॉग विस्लिंग कहा जाता है, जो देयर इज अ जोक हियर बट आई विल नॉट से इट. यू गाइस माइट अंडरस्टैंड. तो सीटी हम कुत्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आमतौर पर इंसानों को सुनाई नहीं देती. इसी तरीके से काफी हद तक नफरतखोर प्रोपेगेंडा इस फिल्म में डॉग विस्लिंग की तरह है. आम जनता को शायद उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले जो नफरतखोर लोग हैं, उन तक ये पॉलिटिकल मैसेज बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा. तो अभी तक आपने देखा दोस्तों कि कैसे आदित्य धर ने दुनिया के सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे देशभक्त को बदनाम किया. इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में नॉनसेंस बातें फैलाई कि वो क्रिमिनल्स को हायर करती हैं और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं. मुस्लिमों के खिलाफ सटल डॉग विस्लिंग की. क्या बोलूँ मैं भाई, मैं वही एक ही चीज़ ये बार बार बोलता जा रहा है. पहले तो मुस्लिम्स के खिलाफ मूवी नहीं जाती है. दूसरी बात ये है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ रहे. द entire purpose, entire meaning of Operation Dhurandhar was this, कि वो उन्होंने कुछ किया, they did something. और उसके बाद तीसरी चीज़ क्या बोल रहा था भाई, he is just repeating his own bullshit, और कुछ भी नहीं है इस वीडियो में. क्या बोल रहा है भाई, सुन ले. इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हाथ पे हाथ धरे हुए बैठ सेंस बातें फैलाई कि वो क्रिमिनल्स को हायर कर. हाँ, क्रिमिनल्स को हायर कर रहे हैं. तुमको नहीं मालूम है, तुमने तो ये पार्ट ही नहीं देखा है, तुम बस बोले जा रहे हो कुछ भी. क्रिमिनल्स को हायर, ओ डियर गॉड, वो उसकी कहानी पता है क्या तुमको? डू यू नो व्हाट ही इज? डू यू इवन नो व्हाट ही इज? फक. डॉग विस्लिंग की. हिंदुस्तानियों को देश का दुश्मन बताया, लेकिन फिल्म में सबसे प्रॉब्लमेटिक सीन तो है 26/11 अटैक वाला. 26/11 हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत पर हंसते हुए दिखाया गया है. उन्हें डायलॉग दिया गया कि भारत का रिएक्शन फुस रहा, अमेरिका भारत को गाजर दिखाता रहा. आदित्य धर से मैं पूछना चाहूंगा, पिछले महीने ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26/11 अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी. शहीद हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय साळसकर, तुकाराम ओंबले, इनमें से किसी का भी नाम सुना है कभी? नाम तो तूने सुना होगा, लेकिन तेरे जैसा घटिया आदमी प्रोपेगेंडा फैलाने में, खुद के ही देश पर जोक्स मारने में इतना खो गया कि तूने इन शहीदों का कोई भी सीन, कोई फुटेज, कोई खबर, कुछ भी इंक्लूड करना जरूरी नहीं समझा. ये जो थे एएसआई तुकाराम ओंबले, उनके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी दोस्तों, लेकिन किसी डर के बिना वो आगे बढ़ गए. उनको कई गोलियां लगी, लेकिन आगे जाकर अजमल कसाब की बंदूक पकड़ ली. जानते हो क्यों? क्योंकि उनके कोलीग संजय गोविलकर ने कहा था, याला मारू नको, हा एविडेंस आहे, यानी इसे मारना मत, ये एविडेंस है. क्योंकि उन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, इसी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया जा सका, इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा सका, भारत का केस मजबूत हुआ. लेकिन आदित्य ओके, सो मैं इसकी पॉलिटिक्स में नहीं घुसने की कोशिश करूँगा, ठीक है. द इंटायर थिंग जो उन्होंने बताई है, जो मूवी बता रही है, वो इंडिया का मजाक नहीं बना रहे. वो बाद के रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं कि जो पूरा अटैक हो गया उसके बाद इंडिया ने कुछ भी नहीं किया. जैसे अभी करंट स्टेट्स में अभी जो हुआ था पूरा पहलगाम अटैक के बाद भी जो हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था, दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है. और जो तुम शहीदों की बात कर रहे हो, वो जो जितने पुलिस वाले जो हैं, तुकाराम ओंबले जो हैं, एवरीवन नोज अबाउट देम. मूवी उस चीज़ के ऊपर नहीं है. मूवी है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है. मूवी ये नहीं बताती कि मुंबई में कैसे फाइट हो रही है, मुंबई में वो लोग कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं. मूवी ये बताने की कोशिश करती है कि उस जगह, उस पॉइंट पर क्या चीज़ें हो रही थीं, जो चीज़ें वो लोग न्यूज़ के थ्रू देख रहे थे, राइट. जो चीज़ें लोग मीडिया के थ्रू देख रहे थे, वही चीज़ें मूवी में बताई जाती हैं.
वो बताते हैं कि कैसे मीडिया की इन्फॉर्मेशन को वो लोग ले करके और अपने खुद के जो वहाँ पर टेररिस्ट थे उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं सो दैट दे कैन काउंटर इट। ये बताती है मूवी वहाँ के पर्सपेक्टिव से, मतलब हमारी साइड के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं दिखाती। मूवी जो वहाँ हो रहा था वो बताने की कोशिश करती है। तो ऐसे में जो भी लोगों ने अपने सैक्रिफाइसेस दिए, जो भी लोग उस टाइम पे शहीद हुए, उनका मेंशन नहीं होता। ऑफ कोर्स नहीं होता, क्योंकि मूवी उस चीज़ के बारे में नहीं है। धर को पाकिस्तानियों के मुंह से अपने ही देश का मजाक उड़वाना है। ये मजाक डूड, ये अलग ही इसकी भाई क्या। पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से गोदी इकोसिस्टम के छुछुंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल इमेज को डाउन करते रहे। वैसे केवल आदित्य धर ही नहीं, बाकी फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स भी तो हैं। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, माधवन, इन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर एक्टर्स सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। वो अपने आप को सिर्फ भाड़े के टट्टू की तरह देखते हैं। भाड़े का टट्टू पता है ना दोस्तों, चाहे आप उसके ऊपर बंदूक लाद दो, भट्टे से ईंट डाल दो, शॉल की गठरी बांध दो, भाड़े के टट्टू को कोई मतलब नहीं। उसका काम तो है बस बोझ ढोना, खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना। बॉलीवुड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग इन दिस एंटायर वीडियो। बता रहा हूँ मैं तुम्हें। और छोड़ दो ये चीज़ साइड में करो। वासेपुर के ऊपर इसने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, नेटफ्लिक्स के साथ मिलके। हु इज़ कॉलिंग ऑन द इंटायर वायलेंस एंड दिस एनिमल के ऊपर ये वासेपुर पे वीडियो बना चुका है। और तुम भाड़े के टट्टू की अगर बात कर रहे हो तो वॉर 2 के आने से पहले ये डेडिकेटेड वीडियो प्रमोशन कर रहा था उस पर। मैं इन चीज़ों पे घुसने की कोशिश नहीं करता, बट आई एम जस्ट कॉलिंग आउट कि मतलब तुम अगर एक एक्टर को उसका काम करने के लिए कॉल आउट कर रहे हो तो फिर तुम्हें भी कॉल आउट किया जाना चाहिए ना। आई मीन इट हैज़ टू बी डन राइट। एक्टर्स भी यही कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक्टर्स हैं, हमें थोड़ी कोई दिमाग लगाना है, हमसे जो करने को कहा जाएगा हम वो करेंगे। ये भी वही कर रहा है। इसने ना मूवी देखी है ना इसको मूवी के प्लॉट के बारे में कुछ पता है। ये जो इसके राइटर ने इसको टेलीप्रॉम्प्टर पे दिया, ये उसको बस पढ़ता जा रहा है, अपना खुद का दिमाग नहीं लगा रहा। मैं सच बता रहा हूँ। नहीं तो इसलिए कभी ये लोग बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं, कभी पान मसाला को प्रमोट करते हैं, तो कभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्मों का प्रचार करते हैं। ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं हमारे देश में जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। चलो इसको छोड़ देते। धुरंधर फिल्म में एक और बड़ी प्रॉब्लम है गैंगस्टर्स का डिपिक्शन। रहमान डकैत एक शैतान किस्म का आदमी था। ड्रग्स, बंदूक, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, उसने अपनी मां को भी मार डाला था। उसके एसोसिएट्स ऐसी ऐसी चीजें करते थे जिसे शब्दों में बयां करना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिल्म में इसका कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकल कर आता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई हैं, डायलॉग बाजी करता है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। किसी शैतान आतंकवादी को इस तरीके से कूल पर्सोना में स्टाइलाइज करना शोभा देता है क्या? इससे पहले भी मैंने शोभा देने की बात नहीं है। दिस इज ये डायरेक्टर का विजन है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो दिखाई जाती है ना चीज़, वो यही है कि आखिरी में उसके साथ जो चीज़ होती है वो एवरीवन नोज व्हाट हैपेंस विद हिम। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर उस कैरेक्टर को देख के तुम्हें ये फील आती होगी कि यार भाई बस इसी के जैसा बनना है। नहीं, हाँ ये मैं मानता हूँ कि मे बी बाय द टाइम दिस मूवी एंड्स तुम उसके लिए एक हल्का सा कनेक्शन फील करते हो कि यार नहीं, अक्षय खन्ना को शायद मरना नहीं चाहिए उसके कैरेक्टर को। बट देन द मूवी डज समथिंग। वो तुमको एक मोमेंट दिखाते हैं जहाँ पर वो जब 26/11 के अटैक हो रहे थे वहाँ पे वो भी खुशी मना रहा था। जो वो दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह के कैरेक्टर को चीज़ याद आ रही है, बट एक्चुअली इट इज़ द मूवी रिमाइंडिंग अस कि उसने क्या किया है, याद करो। सो ही नीड्स टू लूज़, और तब जाके वो हारता है। ये नहीं समझेगा, ऑफ कोर्स नहीं समझेगा, बट आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड व्हाट द मूवी डज, बिकॉज वो काफ़ी सटल है बट इम्पॉर्टेंट है। ऐसी फिल्मों को क्रिटिसाइज किया है जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्में, जहां पर गैंगस्टर्स को बड़ा कूल दिखाया जाता है, वो गाने गाते हैं, बॉलीवुड फिल्मों में ऑलमोस्ट एक हीरो की तरह दिखाया जाता है उन्हें। आदित्य धर ने यहाँ पर ना सिर्फ रहमान डकैत को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया, बल्कि उसके वायलेंस को भी बहुत कूल तरीके से दिखाया। रंबो हो गाने पर गन फाइट चल रही है। रंबा हो गाने पे गन फाइट चल रही है, बट उसमें अक्षय खन्ना का कैरेक्टर नहीं है। इज नॉट देयर, इट्स रणवीर सिंह, विच अगेन प्रूव्स कि इसने मूवी नहीं देखी है।
कोई किलिंग सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में है। जंगल में लड़ाई होती है, एक मिनट, फाइट चल रही है। कोई किलिंग सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में है। डांस कोरियो, बर्फ में तो कोई लड़ाई नहीं होती। मैं फिर भूल रहा हूं क्या पिक्चर? भाई बर्फ में कोई लड़ाई नहीं है मूवी में। ये भाई पिक्चर तो देख लेता यार, इतना 30 मिनट का वीडियो बना दिया इस आदमी ने, मूवी तो देख लेता कम से कम जाके। इतना तुम कैसे किसी चीज पे क्रिटिक कर सकते हो विदाउट इवन वॉचिंग इट? भाई तो अपने राइटर को फायर कर दे पहले तो, उसने भी ढंग से पिक्चर नहीं देखी। बर्फ में कोई फाइटिंग सीन नहीं है पिक्चर में। कोरियोग्राफी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन यहां पर वायलेंस कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म? क्या आपके मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि किसी इंसान का सर तरबूज की तरह टूटता हुआ मैंने देखा, वाह ये देखकर मुझे मजा आ गया। किसी इंसान को मैंने उबलती हुई कढ़ाई में गिरकर मरते हुए देखा, ओहो क्या मजा आया है देखकर। किसी का सर बंदूक से उड़ा दिया जाता है तो किसी को पेट से लटकाकर फांसी चढ़ाई जाती है, अरे क्या स्वाद आता है देख। आई डोंट थिंक कि कोई भी इस चीज को देख के ऐसा सोचता होगा कि यार वाह मजा आ गया, क्या वॉयलेंस था। मूवी का वो शॉक फैक्टर है, शॉक वैल्यू है उसकी, जो तुम देख के डेफिनेटली ये नहीं सोचोगे कि वाह मज़ा आ गया। आई थिंक उसका एक जो वो वाला सीन है जहाँ वो हुक से टाई करता है अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर, दैट इज़ वेरी शॉकिंग टू बी ऑनेस्ट। लेकिन दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ पीपल टॉर्चर अदर्स। मतलब जो स्पाइस वगैरह होते हैं उनको इसी तरह से टॉर्चर किया जाता है, और ये ब्रुटैलिटी दिखाना इम्पॉर्टेंट है आई फील। मतलब इसीलिए तो कहते हैं ना कि अगर तुम वहाँ पकड़े गए तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, और हमारी मतलब कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, मतलब हम तुमको डिसोन कर देंगे। दिस इज़ व्हाई इट हैपन्स, क्योंकि वो इतना ब्रूटल तरीके से टॉर्चर करते हैं कि बोलना ही पड़ेगा जिसको जो भी बोलना है। जरा खुद से पूछकर देखो, अगर आप इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो कितनी पागलपंती वाली चीज है ये। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। और एनिमल फिल्म के सक्सेस के मुझे अच्छा एक्शन और अच्छा वॉयलेंस देखना पसंद है मूवी में। आई लाइक कि अगर एक मूवी अपने जॉनरा को लेके ऑनेस्ट होती है तो जहाँ पर अगर बोला है कि ये काफ़ी ब्रूटल होगी, तुमने जॉन विक देखी है, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है। इसके अलावा हॉलीवुड में तो मतलब बहुत क्वेंटिन टैरेंटिनो की मूवीज़ देख लो, ही गोज़ लाइक एब्सोल्युटली बर्सर्क। किल बिल देख लो। आई थिंक जो भी देखेगा वो उसको इन्जॉय करेगा। मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ भाई। आई एम हैप्पी विद वेयर आई एम वेरी हैप्पी। मैं डिप्रेस नहीं हूँ, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ। ये कहाँ से निकाल के लाता है ये सारी चीज़ें? ये क्या इसके पीछे कोई मेडिकल ग्राउंड है? क्या कोई स्टडी है? कहाँ से निकाल के ला रहे हो तुम ये सारी चीज़ें? इनका एक्चुअल बेसिस क्या है? इट्स तुम जस्ट बिकॉज यू डू नॉट लाइक टू सी डज नॉट मीन कि अगर जो लोग उस चीज़ को देख रहे हैं और उनको पसंद आ रही हैं वो मेंटली सिक हैं या फिर वो फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ में। ये तो वही बात हो गई कि भाई वहाँ मेरे को उस रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुझे खाना पसंद आ रहा है तो तेरा पेट में कुछ गड़बड़ है या तू बहुत बड़ा चूतिया है। ये वही बात हो गई ना। इट इज एवरीथिंग इज सब्जेक्ट। सिनेमा इज सब्जेक्टिव चूतिए। इसको काट देना, ठीक है भाई। एवरीथिंग सिनेमा इज सब्जेक्टिव भाई। यार मैं कितनी बार बोलूं, सिनेमा इज सब्जेक्टिव। जस्ट बिकॉज यू डू नॉट लाइक समथिंग डज नॉट मीन कि हर किसी को वो चीज़ पसंद नहीं आनी चाहिए। मतलब दिस इज बहुत ही बेसिक चीज़ है। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। सिनेमा जैसी चीज़ को लेकर तो सबको अपना ओपिनियन रखने का पूरा हक है। एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन। लेट नो वन टेल यू अदरवाइज, ठीक है। के बाद आदित्य धर को भी समझ आ गया था कि सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर एक ब्लड थर्स्ट है, और इसलिए उन्होंने धुरंधर फिल्म में लोगों की सैडिस्टिक डिलाइट का खूब। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लुक हाउ द स्क्रीन चेंजेस जब ये ब्लड वर्ड का यूज करता है। के अंदर एक ब्लड थर्स्ट है, और इसलिए उन्होंने धुरंधर फिल्म में लोगों की सैडिस्टिक डिलाइट का ये होते हैं मिसडायरेक्शंस, ठीक है, खूब ख्याल रखा है। हर थोड़ी देर में अलग अलग तरीकों से खून बरसता है स्क्रीन पर। तो बेसिकली देख एक्चुअली नहीं, मूवी बहुत ज़्यादा नैरेटिव हैवी है, डायलॉग हैवी है। मूवी में एक्शन सीक्वेंसेस बहुत गिने चुने हैं, और हर थोड़ी देर में खून नहीं बरसता है मूवी में, नहीं बरसता है। क्वाइट लिटरली बता रहा हूँ मैं।
हाँ कुछ सीन्स काफ़ी ब्रूटल है, काफ़ी वॉयलेंट है, लेकिन हर थोड़ी देर में नहीं होता ये. इट्स नॉट लाइक मूवी इज़ फोर्सिंग दैट वॉयलेंस अपॉन यू. इट्स मोर लाइक कि सिचुएशन है, वहाँ पर कुछ कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे वो थोड़ा खून खराबा दिखाते हैं. तो और मूवी R rated है, A rated है. इफ़ यू आर नॉट हैप्पी और कंफर्टेबल विद इट, डोंट गो. देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी गैंगस्टर फिल्म ले लो, उसे पाकिस्तान में सेट कर दो. एनिमल फिल्म भाई तुम तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का नाम लो ही मत. मतलब जितना वायलेंस डाल दो और छिड़क दो उसके ऊपर अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा. धुरंधर की स्क्रिप्ट तैयार है. आदित्य धर जैसे लोग फिल्म मेकिंग और आर्ट के नाम पर धब्बा है, क्योंकि आर्ट का काम होता है लोगों को सेंसिटाइज. भाई ये भी जो तुम काम कर रहे हो उस पर तुम भी धब्बे ही हो. अगर तुम जस्ट स्टिक टू व्हाट यू डू, जस्ट स्टिक टू व्हाट यू डू, ठीक है. डू नॉट इधर उधर घुसने की जरूरत नहीं. और अगर कर भी रहे हो तो अच्छे से करो यार, एटलीस्ट मूवी तो देखो. करना, लेकिन ये अपनी फिल्मों के थ्रू डिसेंसिटाइज करते हैं लोगों को, अपने ही देश का मजाक उड़वाते हैं. अगर आप लोगों को वाकई कोई देशभक्ति वाली फिल्में देखनी है तो बहुत सी अच्छी फिल्में हैं. प्रहार, बॉर्डर, राजी, 1971, सरफरोश, सैम बहादुर, पिप्पा, नीरजा, स्वदेश, चक दे इंडिया. आप बताओ नीचे कमेंट्स में कितनी अच्छी फिल्में हैं. प्रहार, बॉर्डर, राजी, 1971, सरफरोश, सैम बहादुर, पिप्पा, नीरजा, स्वदेश, चक दे इंडिया. आप बताओ नीचे. सही बात है. सरफरोश में तो गालियाँ थी ही नहीं, सरफरोश में तो वॉयलेंस भी नहीं था. आई एम नॉट सेइंग कि ख़राब मूवीज़ हैं. आई लव सरफरोश, मेरी वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़ है वो. बट मैं बस बता रहा हूँ कि अगर इंसान को किसी चीज़ को जज करना है तो सारी चीज़ें सेम टेम्पलेट में आनी चाहिए. इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ये कमेंट्स में लिखकर दोस्तों आपकी फेवरेट पेट्रियोटिक फिल्म कौन सी है. आखिर में मैं आदित्य धर से कहना चाहूंगा कि अगर तू बाज नहीं आया इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा अपनी फिल्मों में डालने से, तो तेरी लेगेसी आगे चलकर वही होने वाली है जो हिटलर की फेवरेट फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल की थी. बाद में ये बहाने मत देना कि मैं तो बस एक आर्टिस्ट था, अपना काम कर रहा था, जो देश की हालत थी उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा था. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा. आप आजकल बहुत मजाक उड़ाते हो नेहरू का और मनमोहन सिंह का. कभी खुद के अपने भाषणों में, कभी अपने पालतू. मैं इस पूरी चीज़ से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, ठीक है. मैं नहीं फॉलो करता कि मोदी जी अपने भाषण में क्या बोल रहे हैं, उन्होंने नेहरू जी के बारे में क्या बोला. बट इसने कहा कि आप बहुत मजाक बनाते हो, और उसके बाद ही जस्ट गोज़ टू प्ले अ क्लिप फॉर 10 seconds जहाँ पे मोदी जी और अमित शाह जो हैं दे आर जस्ट सेइंग नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी, नथिंग एल्स. मजाक बनाया या अच्छी तारीफ करी है, वी हैव नो आइडिया. समझ रहे हो? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. दिस इज़ द इंटायर वीडियो. ये पूरे वीडियो का एसेंस है, जो होता है ना कि क्या कहेंगे उसको, सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन. दिस इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग. न्यूज चैनल्स के जरिए तो कभी इन प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए. लेकिन आज नेहरू और मनमोहन सिंह अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिंदा नहीं है. मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है. जो आपने यहाँ पर प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, आपके सत्ता से बाहर जाने के बाद अगर किसी ने वो बवंडर फिल्म सही में बना दी तो क्या करोगे तब? आपकी बिचारी इमेज का क्या होगा तब? जरा सोचकर देखना इस बारे में. तो ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू हियर. लेकिन मैं, तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो, तुमने मूवी नहीं देखी है, तो मैं तुमको यही बोलूँगा कि देखो, मूवी जाकर के देखो. जो वीडियो देख रहे हैं मोस्ट ऑफ दोज माइट हैव सीन द मूवी, और तो उनको पता होगा कि मूवी में क्या है और इस वीडियो में क्या बोला गया है. लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अगर तुमने मूवी नहीं देखी है, गो वॉच इट और फिर अपना ओपिनियन बनाओ. किसी और के कहने पे, मेरे कहने पे या किसी भी और के कहने पे अपना ओपिनियन मत बनाओ. ये ज़रूर देख सकते हो तुम किसी का वीडियो देखकर कि क्या मुझे मूवी देखनी चाहिए या नहीं. लेकिन अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो जाओ और फिर अपना ओपिनियन बनाओ. मूवी तुम्हें अच्छी भी लग सकती है, ख़राब भी लग सकती है, ठीक भी लग सकती है, लेकिन एटलीस्ट तब तुमने खुद अपना ओपिनियन बनाया होगा. जिस इंसान की बातों में तुम आ करके अपना ओपिनियन बना रहे हो, उसने खुद ही मूवी नहीं देखी है. सो या दैट्स ओके, दैट्स जो मुझे कहना था. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. टाटा. Subscribe, like, yeah.